क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि दो लोग बिल्कुल एक ही स्थिति में हो, उनकी शिक्षा भी एक जैसी हो, मतलब उनके पास संसाधन भी लगभग समान हो, हाँ। लेकिन कुछ सालों बाद उनमें से एक इंसान करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेता है, जबकि दूसरा उसी पुरानी जगह पर अटका रहता है। हाँ, और अक्सर अर्थव्यवस्था को कोसता रहता है। बिल्कुल। या फिर अपनी किस्मत को दोष देता है। अब सतह पर देखने में ना ये पूरी तरह से किस्मत का खेल लग सकता है, सही बात है। लेकिन अगर मनोविज्ञान और न्यूरोलॉजी के चश्मे से देखा जाए तो ये कोई रहस्य नहीं है। ये पूरी तरह से हमारे दिमाग की वास्तुकला, यानी जो हमारा कॉग्निटिव फ्रेमवर्क है, उसका परिणाम है। एकदम सटीक बात। तो आज के इस गहरी चर्चा वाले सत्र में हम जो विटाले की प्रसिद्ध किताब एनीथिंग इज पॉसिबल, उसके मुख्य विचारों का विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत ही शानदार किताब है ये। हाँ, और हमारा उद्देश्य यहाँ किसी भी तरह के सतही प्रेरणादायक भाषणों से बचना है। मतलब हमें ये समझना है कि कैसे इंसानी सोच सच में वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक स्तर पर वास्तविकता का निर्माण करती है। देखो, ये विषय अपने आप में ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास पेश करता है। वो कैसे? मतलब जब कोई पहली बार सुनता है कि सोच से वास्तविकता बदलती है, तो ये किसी जादुई या छद्म विज्ञान जैसी बात लगती है। हाँ, सूडो साइंस टाइप। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि बस आंखें बंद करके करोड़पति बनने के बारे में सोचो और कल बैंक खाते में पैसे आ जाएंगे, जो कि असल में होता नहीं है। एकदम नहीं। और जो विटाले की स्रोत सामग्री इस दिशा में जाती भी नहीं है। इसके बजाय ना यह किताब इस बात की पड़ताल करती है कि कैसे हमारे बुनियादी विश्वास हमारे दिमाग की कार्यप्रणाली को निर्देशित करते हैं। जब कोई इंसान ये मान लेता है कि सब कुछ संभव है, तो वो असल में ब्रह्मांड को नहीं बल्कि अपने खुद के न्यूरोलॉजिकल फिल्टर को रीप्रोग्राम कर रहा होता है। अरे वाह! और ये रीप्रोग्रामिंग इतनी ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारा डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम अक्सर बहुत सारी रुकावटों से भरा होता है। बिल्कुल भरा होता है। इसे समझने के लिए उन पुराने घिसे-पिटे उदाहरणों को छोड़ देते हैं। जैसे वो पिंजरे में बंद पक्षी वाला उदाहरण होता है। हाँ, वो बहुत पुराना हो गया है। इसके बजाय मानव मस्तिष्क की तुलना एक बेहद उन्नत जीपीएस नेविगेशन सिस्टम से करते हैं। ये एक दिलचस्प एनालॉजी है ना? तो अगर इस जीपीएस का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं किया गया है, तो ये हमेशा सबसे लंबा लेकिन सबसे सुरक्षित और जाना पहचाना रास्ता ही दिखाएगा। सही कहा। भले ही पास में कोई नया चौड़ा और तेज एक्सप्रेसवे बन चुका हो, ये पुराना जीपीएस उस पर जाने से मना कर देगा, क्योंकि उसके डेटाबेस में वो रास्ता है ही नहीं। एकदम सही बात है। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। क्या ये सच है कि बाहरी दुनिया की चुनौतियां या समाज हमारी सबसे बड़ी रुकावट है, या फिर ये हमारा अपना कॉग्निटिव जीपीएस ही है जिसका सॉफ्टवेयर मतलब करप्ट हो चुका है? मैं कहूंगा कि ये जीपीएस का उदाहरण इस पूरी प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है। देखो, बाहरी दुनिया की चुनौतियां तो वास्तविक हैं, उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, वो तो है ही। लेकिन उन चुनौतियों पर हमारी प्रतिक्रिया हमारा सॉफ्टवेयर तय करता है। स्रोत सामग्री में उन 4 मुख्य बहानों या कहें तो जीपीएस के 4 सबसे बड़े ग्लिच का गहराई से विश्लेषण किया गया है। वो 4 बहाने कौन से हैं? ये बहाने हैं, मैं नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास समय नहीं है और मैं योग्य नहीं हूं। ये तो बहुत आम है। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये चारों वाक्य सिर्फ साधारण शिकायतें नहीं है। अच्छा, तो फिर ये क्या है? मनोविज्ञान की भाषा में ना इन्हें संज्ञानात्मक असंगति यानी कॉग्निटिव डिसोनेंस से बचने का उपकरण कहा जा सकता है। थोड़ा इसे आसान भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। देखो, दिमाग एक ऐसा अंग है जो ऊर्जा बचाना चाहता है। जब सामने कोई मुश्किल लक्ष्य आता है तो दिमाग को ऊर्जा खर्च करके रास्ता खोजना पड़ेगा। इससे बचने के लिए वो तुरंत एक बहाना फेंक देता है। प्रक्रिया वहीं रुक जाती है। लेकिन यहाँ एक व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है। हाँ, पूछिए। जैसे किसी ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये तो कई लोगों के लिए एक ठोस भौतिक वास्तविकता है ना? बिल्कुल है। मतलब अगर किसी के बैंक खाते में 0 है तो वो 0 ही है। इसे सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक ग्लिच कैसे कहा जा सकता है? ये तो एक आर्थिक सच्चाई है। हाँ, और भौतिक सच्चाई और मनोवैज्ञानिक सच्चाई के बीच का अंतर समझना ही यहाँ सबसे बड़ी चाबी है। हाँ, कैसे? संसाधन न होना एक भौतिक सच्चाई है, लेकिन साधन संपन्नता यानी रिसोर्सफुलनेस न होना एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ओहो, ये बहुत गहरी बात है। जब कोई कहता है मेरे पास पैसे नहीं है,
तो दिमाग तुरंत उस लक्ष्य को खारिज कर देता है और समाधान खोजना बंद कर देता है। हाँ, क्योंकि दिमाग ने मान लिया कि रास्ता बंद है। बिल्कुल। लेकिन जब इंसान इस सीमित सोच को तोड़ता है और खुद से पूछता है कि मैं इसके लिए पैसे कैसे जुटा सकता हूं, तो दिमाग का जो समस्या समाधान वाला हिस्सा है वो सक्रिय हो जाता है। और समय वाले बहाने का क्या? इसी तरह मेरे पास समय नहीं है वाला बहाना भी एक तरह का भ्रम है। पार्किंसंस लॉ कहता है कि काम उसी अनुपात में फैलता है जितना समय उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। हाँ, ये तो सबने अनुभव किया होगा। समय की कमी असल में प्राथमिकताओं का टकराव है, समय का नहीं। ये प्राथमिकताओं का टकराव वाली बात बहुत सटीक है। मतलब हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इन 4 बहानों में जो मुझे सबसे खतरनाक लगता है वो है चौथा बहाना, मैं योग्य नहीं हूं। हाँ, मैं योग्य नहीं हूँ। बाकी 3 बहाने तो फिर भी बाहरी संसाधनों से जुड़े हैं, लेकिन ये वाला ये तो सीधा इंसान की अपनी पहचान पर हमला करता है। एकदम सही पकड़ा। इसे इम्पोस्टर सिंड्रोम का चरम रूप कहा जा सकता है, जहां जीपीएस एक्सप्रेसवे का रास्ता खोज भी ले, फिर भी इंसान खुद ही गाड़ी को खाई में उतार देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो सच्ची सड़क पर चलने का लायक ही नहीं है। ये आत्मविनाश यानी सेल्फ सैबोटैज का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इंसान अवचेतन स्तर पर खुद को सफलता से दूर कर लेता है, क्योंकि सफलता उसकी अपनी सीमित सेल्फ इमेज से मेल नहीं खाती। और शायद जो विटाले इसी पर बात करते हैं। जी, जो विटाले इसी बिंदु पर सबसे ज्यादा प्रहार करते हैं। जब तक व्यक्ति यह नहीं मानता कि वो सफलता की योग्य है और सच में जीवन में कुछ भी संभव है, तब तक उसका दिमाग हर नए अवसर को एक खतरे के रूप में देखेगा और उसे खारिज कर देगा। बिल्कुल। तो ये बात तो साफ है कि सबसे पहले इस पुराने जीपीएस को उखाड़कर फेंकना होगा। एकदम। लेकिन जब ये सीमित सोच के 4 बड़े ग्लिच खत्म हो जाते हैं, तो दुनिया कैसे बदलती है? अक्सर ये देखा गया है कि लोग जीवन भर अपनी खराब किस्मत का रोना रोते हैं। बहुत से लोग। उनका मानना होता है कि अच्छे अवसर तो सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही बने हैं। तो यहाँ मुद्दा सच में बेहद दिलचस्प हो जाता है। हाँ, बताइए। क्या ऐसा है कि ब्रह्मांड सच में कुछ लोगों को चुनकर उन्हें अवसर देता है, या फिर अवसर हर जगह हर पल मौजूद हैं और सिर्फ हमारा मानसिक फिल्टर ही उन्हें हमसे छिपाए रखता है? मैं कहूंगा कि विज्ञान इस बात की पूरी तरह पुष्टि करता है कि कोई ब्रह्मांडीय भेदभाव नहीं है। अच्छा। हाँ, बल्कि ये पूरी तरह से हमारे न्यूरोलॉजिकल फिल्टर का ही परिणाम है। वो फिल्टर कैसे काम करता है? मानव मस्तिष्क में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, या जिसे शॉर्ट में RAS कहते हैं, नाम का एक हिस्सा होता है। हर सेकंड हमारे दिमाग पर लाखों करोड़ों सूचनाओं की बमबारी होती है। मतलब आवाजें, दृश्य, विचार, अवसर, इतनी सारी चीजें एक साथ। बिल्कुल। अगर दिमाग इन सभी सूचनाओं को एक साथ प्रोसेस करने लगे तो वो क्रैश हो जाएगा। इसलिए RAS एक द्वारपाल या कहें तो एक बाउंसर की तरह काम करता है। अच्छा, एक बाउंसर जो फैसला करता है कि कौन अंदर जाएगा। सही कहा। वो सिर्फ उन्हीं सूचनाओं को अंदर आने देता है जो इंसान के मौजूदा विश्वासों से मेल खाती हैं। इसे थोड़ा और व्यावहारिक तरीके से समझते हैं। ये कुछ वैसा ही है कि अगर कोई आज एक लाल रंग की नई कार खरीदने का फैसला करे, तो अचानक उसे सड़क पर हर जगह सिर्फ लाल कारें ही दिखाई देने लगेंगी। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। है ना? ऐसा नहीं है कि शहर में रातों रात लाल कारें बढ़ गईं, बल्कि कारें तो हमेशा से वहीं थीं। बस उस इंसान के RAS ने अब उस जानकारी को फिल्टर करके महत्वपूर्ण की श्रेणी में डाल दिया है। हाँ, और यही सिद्धांत अवसरों पर भी पूरी तरह लागू होता है। अवसरों पर कैसे? अगर किसी व्यक्ति का मूल विश्वास यह है कि मेरी किस्मत खराब है या बाजार में कोई नौकरी नहीं है, तो उसका RAS हर उस खबर, हर उस व्यक्ति और हर उस मौके को फिल्टर करके बाहर कर देगा जो उसे सफलता की ओर ले जा सकता है। बाप रे, ये तो दिमाग खुद ही अपना दुश्मन बन गया। बिल्कुल। उसका दिमाग सिर्फ उसी जानकारी को अंदर लाएगा जो उसकी खराब किस्मत को साबित करे। इसे मनोविज्ञान में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। इंसान लगातार अपने ही नकारात्मक विश्वासों को सही साबित करने के सबूत खोजता रहता है। हाँ, लेकिन जब स्रोत सामग्री यह दावा करती है कि विश्वास वास्तविकता बनाता है, तो उसका सीधा अर्थ यही है कि सब कुछ संभव है मानने से RAS की प्रोग्रामिंग बदल जाती है। यानी जैसे ही कोई ये विश्वास करता है कि अवसर मौजूद है, उसका दिमाग उन अवसरों को छांटकर सामने लाने लगता है। बिल्कुल। दुनिया नहीं बदलती, बल्कि दुनिया को देखने वाला जो जैविक लेंस है वो बदल जाता है। एकदम सही। यह सिद्धांत एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक हथियार है, लेकिन तो इस सब का आखिर मतलब क्या है?
क्या मतलब? मतलब क्या ये सिर्फ एक जगह बैठकर अच्छा महसूस करने की तकनीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर किसी ने अपने आरएएस को हैक कर लिया, अवसरों को देखना शुरू कर दिया, तो क्या सिर्फ सकारात्मक सोच लेने से ही बैंक खाते का बैलेंस बढ़ जाएगा या कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा? मैं समझ गया आप क्या कह रही हैं। क्योंकि यहाँ मैनिफेस्टेशन और यथार्थवाद यानी रियलिज्म के बीच एक बहुत पतली लकीर है जिसे अक्सर लोग पार कर जाते हैं और ख्याली दुनिया में जीने लगते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही अहम आलोचना है और सकारात्मक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अक्सर यही गड़बड़ी होती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो जो विटाले की किताब भी इस बात को स्पष्ट करती है कि सिर्फ विचार करना पूरी तरह से व्यर्थ है यदि उसके साथ ठोस कार्रवाई ना हो। मतलब बिना एक्शन के सब बेकार है? वे एकदम बेकार। मानसिक फिल्टर बदलना पहला कदम है, लेकिन रास्ते पर चलना अंतिम और सबसे जरूरी कदम। विश्वास और अवसर का तब तक कोई मोल नहीं है जब तक कि उन पर कोई एक्शन न लिया जाए। तो फिर लोग एक्शन क्यों नहीं लेते? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। जब इंसान के सामने अवसर स्पष्ट रूप से मौजूद हैं तो वो कदम क्यों नहीं उठाता? यहाँ पर 3 बहुत ही आदिम और गहरे डर सामने आते हैं। वो 3 डर कौन से हैं? असफलता का डर, लोगों की राय का डर और बदलाव का डर। इन डरों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले लोगों की राय का डर लेते हैं। ये बहुत आम है। लोग क्या कहेंगे ये वाक्य शायद दुनिया में सबसे ज्यादा सपनों की हत्या का कारण है। ये इतना ताकतवर क्यों है? ये सच में बहुत ताकतवर है। आधुनिक समाज में जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त है, फिर भी इंसान दूसरे की राय से इतना क्यों घबराता है? देखो, इस डर की जड़ें मानव विकास यानी इवोल्यूशनरी मनोविज्ञान के इतिहास में बहुत गहरी हैं। अच्छा, इवोल्यूशन से जुड़ाई है? बिल्कुल। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में कबीलों में रहता था तो उसका जीवन कबीले पर निर्भर था। सही बात है। अगर कबीले के लोग किसी व्यक्ति से नाराज हो जाते या उसे निकाल देते तो उसका सीधा मतलब होता था जंगल में अकेले मौत। बाप रे। हमारा दिमाग आज भी उसी हार्डवेयर पर चल रहा है। आज भले ही कोई सामाजिक बहिष्कार हमें जान से ना मार दे, लेकिन दिमाग के उस हिस्से यानी एमिगडेला के लिए लोग क्या कहेंगे आज भी जीवन और मृत्यु का सवाल लगता है। ओह, अब समझ आया। इसीलिए इंसान दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे लगता है कि अगर लोगों ने रिजेक्ट किया तो वह सरवाइव नहीं कर पाएगा। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला पहलू है। मतलब हमारा दिमाग आज भी 10,000 साल पुरानी दुनिया के खतरों से लड़ रहा है। एकदम सही। और दूसरा जो असफलता का डर है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा प्रणाली से ही गहराई तक बिठाया जाता है। हाँ, स्कूल से ही शुरू हो जाता है। बचपन से सिखाया जाता है कि असफल होने का मतलब है कि इंसान किसी काम का नहीं रहा। जबकि अगर विज्ञान के नजरिए से देखें तो असफलता सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। थॉमस एडिसन ने जब लाइट बल्ब बनाया था तो उन्होंने 10,000 बार असफल होने को सिर्फ 10,000 ऐसे तरीकों की खोज बताया था जो काम नहीं करते। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। विज्ञान में असफलता जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ प्रयोग होते हैं और उनके परिणाम होते हैं। पर समाज इसे अलग तरह से देखता है। बिल्कुल, समाज में असफलता को व्यक्ति की पहचान से जोड़ दिया जाता है। जो विटाले का सिद्धांत यहाँ ये मदद करता है कि जब इंसान इस बात को गहराई से स्वीकार कर लेता है कि कुछ भी संभव है, तो असफलता का डर अपना रूप बदल लेता है। मतलब डर खत्म हो जाता है? डर खत्म नहीं, बदल जाता है। असफलता एक अंतिम परिणाम नहीं रह जाती, बल्कि वो सफलता की ओर जाने वाले रास्ते का एक टोल टैक्स बन जाता है। वाह, टोल टैक्स। इंसान को समझ आ जाता है कि कुछ भी हासिल करने के लिए ये कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और ये हमें तीसरे डर की तरफ ले जाता है, बदलाव का डर। फियर ऑफ चेंज। फियर ऑफ चेंज। ये डर मुझे सबसे अजीब लगता है। कई बार इंसान अपनी वर्तमान नौकरी, अपने वर्तमान जीवन या किसी स्थिति से बहुत दुखी होता है, घुटन महसूस कर रहा होता है। हाँ, बहुत लोग ऐसा महसूस करते हैं। फिर भी वो उस स्थिति को छोड़कर कुछ नया शुरू करने से डरता है। एक तरफ दुख है और दूसरी तरफ बाहर निकलने का दरवाजा। फिर भी लोग दुख को ही क्यों चुनते हैं? इसके पीछे भी जीव विज्ञान का एक सिद्धांत है, होम्योस्टेसिस। अच्छा, ये क्या होता है? इसका मतलब है शरीर और दिमाग की एक स्थिर अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति। बदलाव का मतलब है अनिश्चितता, और अनिश्चितता का सामना करने के लिए दिमाग को बहुत अधिक ऊर्जा और सतर्कता की जरूरत होती है। फिर से ऊर्जा बचाने वाली बात। बिल्कुल। दिमाग के लिए जो जाना पहचाना है वो सुरक्षित है, भले ही वो दर्दनाक क्यों न हो। ओहो, तो जाना पहचाना दर्द अनजाने सुख से बेहतर लगता है दिमाग को। बिल्कुल।
अनजाना रास्ता भले ही खुशी की तरफ ले जाता हो, लेकिन दिमाग उसे एक खतरे के रूप में प्रोसेस करता है। तो इसका मतलब है कि लोग जाने पहचाने दुख को अनजाने सुख पर तरजीह देते हैं। एकदम सही। ये पूरी चर्चा इस बात को बहुत ही तार्किक तरीके से स्थापित करती है कि वास्तविकता का निर्माण कोई रहस्यमयी प्रक्रिया नहीं है, कोई जादू नहीं है। हाँ, ये पूरी तरह से एक श्रृंखला या चेन रिएक्शन है। इसकी शुरुआत उन 4 सीमित बहानों को पहचानने और उन्हें तोड़ने से होती है। यानी मैं नहीं कर सकता, पैसा नहीं है, समय नहीं है और योग्य नहीं हूं। बिल्कुल। जब ये दीवारें गिरती हैं तो कन्फर्मेशन बायस और आरएएस का फिल्टर बदलता है। नया फिल्टर नए अवसरों को सामने लाता है जो पहले अंधेरे में छुपे थे। और अंततः असफलता, समाज और बदलाव के आदिम डरों को तार्किक रूप से समझकर इंसान जब ठोस कदम उठाता है, तब जाकर वो वास्तविकता बदलती है जिसकी वो कल्पना कर रहा होता है। इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही है। मैं कहूँगा कि जो विटाले की इस स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा योगदान ये है कि ये इंसान को एक पीड़ित की भूमिका से निकालकर एक निर्माता की भूमिका में खड़ा कर देती है। विक्टिम से क्रिएटर। बिल्कुल। ये स्पष्ट कर देती है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारे आंतरिक विचारों का ही एक भौतिक रूप है। बिना किसी डर की गई लगातार कार्रवाई और एक अटूट विश्वास, ये दोनों मिलकर किसी भी कल्पना को यथार्थ में बदल सकते हैं। बहुत खूब। परिस्थितियां हमें नहीं गढ़ती, हमारी प्रतिक्रिया परिस्थितियों को गढ़ती है। बहुत ही सटीक निष्कर्ष। यह स्पष्ट है कि मानव मस्तिष्क की क्षमताएं असीमित हैं। बस जरूरत है इसके पुराने और करप्ट हो चुके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने की। एकदम सही। इस गहरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। विज्ञान और मनोविज्ञान ये साबित करते हैं कि वर्तमान के विचार ही भविष्य का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। हाँ। तो जब कोई इस पूरी चर्चा को सुनता है तो ठीक उसके बाद बिल्कुल इसी पल में जो पहला विचार मन में आकार ले रहा है, वो किस नई वास्तविकता की नींव रख रहा है? बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वो विचार फिर से उसी पुराने सुरक्षित लेकिन सीमित रास्ते की ओर ले जा रहा है, या फिर एक ऐसे नए राजमार्ग की ओर जहां सच में कुछ भी संभव है? ये एक ऐसा विचार है जो पूरी दिशा बदल सकता है। क्योंकि अंततः वो नया राजमार्ग हमेशा से वही मौजूद रहा है, बस इंतजार इस बात का है कि जीपीएस उस पर चलने का फैसला कब करता है। आज के इस गहरी चर्चा वाले सत्र में बस इतना ही।